Hello 10th grade students, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology mentor और हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कौन अलाइव है एंड कौन डेड है, तो आप ये कैसे बताएंगे? तो आप देखते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि बिल्ली दौड़ रही होती है, गाय बैठ के खाना चबा रही होती है और कहीं दूर से आपको किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तो ये सारे मूवमेंट्स आप बता सकते हो कि दे ऑल आर अलाइव। ओके, दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है जब ये सब आराम कर रहे हो, सबकी सब सो रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि जब आप जा रहे होते हो तो सड़क पे, रास्ते पे डॉगी जो है वो आराम से फैल कर सो रहा होता है और आपके पास जो थॉट आता है, जो फर्स्ट थॉट आता है वो आता है कि ये जिंदा तो है ना, मर तो नहीं गया। और आप जब पास जाके देखते हो तो उसमें ब्रीदिंग मूवमेंट्स दिखती हैं, तो उससे आप बता देते हो कि हाँ ये भी जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है, इट इज़ ब्रीदिंग, है ना। तो वैसे ही सारे जो लिविंग बींग्स हैं आप ब्रीदिंग देख के बता सकते हो, जो मूवमेंट्स होती हैं कि हाँ दे ऑल आर अलाइव। बट आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स में हम कैसे बताएंगे? प्लांट्स जो हैं वो तो हम उनमें तो रेस्पिरेशन की मूवमेंट्स देख नहीं सकते और काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनमें हम ब्रीदिंग मूवमेंट्स भी नहीं देख सकते। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। अब प्लांट्स में मूवमेंट्स तो कोई भी नहीं हो रहे हैं, बट आप देखोगे कि प्लांट्स में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहे हैं, उनमें हमें ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब हमें दिख रहा है। तो ये क्या है? एक टाइप का मूवमेंट है, जो वो इतने से इतने बड़े हो गए, है ना। तो ये क्या है? मूवमेंट है। बट सिर्फ मूवमेंट ये नहीं जस्टिफाई करेगा कि कौन लिविंग है, कौन अलाइव है एंड कौन डेड है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि काफ़ी सारे एनिमल्स में ब्रीदिंग मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, तो आप तब कैसे बोलोगे कि इफ़ दे आर अलाइव और नॉट? तो हम तब बात करेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की। ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं बट हमें विजिबल नहीं है। तो कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं? तो जैसे हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो ब्रीदिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ब्रीदिंग प्रोसेस सुनी है, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज एल्वुलाई में हो रहा है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। ये विजिबल तो है नहीं, दे ऑल आर इनविजिबल। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो हमारी बॉडी में अंदर हो रहे हैं, जो इनविजिबल हैं, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, वो अलाइव और डेड में डिफ्रेंशिएट करती हैं और उससे हम बता सकते हैं कि कौन अलाइव है एंड कौन डेड है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिस्टम से मिलके बने हुए हैं और सिस्टम बने हैं ऑर्गन से, ऑर्गन टिश्यू से एंड टिश्यू सेल्स। अब ये जो फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो कौन करते हैं? सेल। अब ये जो फंक्शन है ये थ्रू आउट लाइफ हमारे होते रहते हैं, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम रेस्टिंग मोड में हों, तब भी ये सारे फंक्शंस होते रहते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन से फंक्शंस हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, उसी में आएगा डाइजेशन, फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, सर्कुलेटरी सिस्टम और आखिर में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये सारे प्रोसेसेस प्लांट्स में और ह्यूमंस में कैसे होते हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे। और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिया था और कौन कौन से फंक्शंस हम इस चैप्टर में देखेंगे वो भी, उसकी भी हमने बात कर ली है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं आपको कुछ गैसेस दे दूं, वाटर दे दूं और कुछ मिनरल्स दे दूं और आपको बोलूं आप इससे अपना खाना बना लो, तो आप बोलोगे हाँ ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, तो जो हमारी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं वो इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं ये? Autotrophs are those who can synthesize their own food, like green plants and some bacteria. अब जैसे हम मम्मी को अपने घर में देखते हैं कि वो कुछ खाना बनाने के लिए फ्रेश वेजीज और स्पाइसेस वगैरह यूज़ करती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। वैसे ही प्लांट्स को भी कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल्स क्या? वही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती हैं। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं? तो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर की हेल्प से ये अपना स्टोर्ड फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये प्लांट्स को कैसे मिलते हैं? हमें जब प्यास लगती है तो हम किचन में जाके पानी पी लेते हैं। अब जो पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो तो मूव कर नहीं सकते, वो तो दौड़ के जा नहीं सकते, और अगर हमने उनके पास भर के ग्लास का पानी रख भी दिया तो वो ग्लास उठा के भी पानी नहीं पी सकते, तो उनको वाटर मिलता कहाँ से है? तो प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होती है, तो रूट सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, और जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ओपनिंग, और हम उनको माइन्यूट पोर्स भी बोलते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती हैं। अब ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स। अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स के डायग्राम की। ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है और हम उसी को अब पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले दिख रहा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है लीव्स की, और उसके पहले भी आपको कुछ दिख रहा है वो है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो वैक्सी सब्सटेंसेस हैं, वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को और एनवायरमेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। बिलो एपिडर्मिस आपको दिख रहा है मीजोफिल लेयर। मीजोफिल लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं ग्रीन पैचेस जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जहां पे पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसेस होती है। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वाटर का और फूड का, वो यही वास्कुलर बंडल करते हैं। फोटोसिंथेसिस और वास्कुलर बंडल ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब आपको दिख रहा है स्टोमेटा एंड गार्ड सेल। इनके फंक्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये जो स्टोमेटा और गार्ड सेल्स होते हैं ये एपिडर्मल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मल लेयर पे। क्यों होते हैं? ताकि ये वही ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सके, एक्सेस वाटर लॉस को ये प्रिवेंट कर सके। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब उनको खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। अब ये रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, इनको कहाँ से मिलते हैं, ये पूरी बातें हमने कर चुकी है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हम ये तो लोअर क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Photosynthesis is a process by which green plants, some bacteria and algae uses sunlight, carbon dioxide, water and convert them into sugar and oxygen. अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में एक्चुअल में होता क्या है, कौन सी स्टेप्स हैं उसके बारे में। तो हम चलते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में जो हमने लीव्स का क्रॉस सेक्शन देखा था उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो मीजोफिल लेयर है वहीं पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, और इन क्लोरोप्लास्ट में ही होता है फोटोसिंथेसिस क्योंकि इनके पास है क्लोरोफिल। तो सबसे पहली स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। Conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. अब क्या हुआ कि ये जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो दो में टूट जाते हैं लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड द लास्ट वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिडक्शन क्या है? जब हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे प्लांट्स अपना स्टोर्ड फूड बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और जो ऑक्सीजन मिल रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो तो यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और बाकी जो ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं थ्रू स्टोमेटा। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स हैं ज़रूरी नहीं है इमीडिएटली हो जाए। अगर हम बात करें डेजर्ट प्लांट की लाइक कैक्टस, तो वो रात में अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अब ये रात में स्टोमेटा ओपन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रात में इनटेक कर लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मैलिक एसिड। जब सुबह होती है क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तब ये मैलिक एसिड और सनलाइट मिलके पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेते हैं और ऐसे ही अपना स्टोर्ड फूड बना लेते हैं।
आई होप आपको फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फूड एंड वाटर इज़ आवर बॉडीज़ फ्यूल। मम्मा इतने प्यार से हमारी फेवरेट डिशेस बना के हमें खिलाती हैं, हम काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए, पर ये फूड जाता कहाँ है और पचता कैसे है, बॉडी इसको यूज़ क्यों करती है, कैसे करती है, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम की। इन्हीं ऑर्गन्स में जो ये फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और इसे हम बोलते हैं खाना पचना या फिर डाइजेशन। ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ से। जैसे ही हम फूड इंजेस्ट करते हैं थ्रू आवर माउथ, तो काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले होती है खाना चबाने वाली, च्यूइंग की प्रोसेस। कौन करते हैं? ये टीथ करते हैं, जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, क्या कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। देन कम्स टंग। टंग में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। कौन सा खाना अच्छा है, कौन सी फेवरेट डिश है और किसका टेस्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सारे टेस्ट बताते हैं टेस्ट बर्ड्स जो आपकी टंग में प्रेजेंट होते हैं। टंग का एक और काम होता है कि फूड को सलाइवा से मिक्स करती है। सलाइवा जो है वो फूड को स्मूथ, चिकना बना देती है, ताकि फूड जो है वो आगे इजीली फॉरवर्ड हो सके। अब ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। जैसे ही आप अपनी फेवरेट डिश का नाम सुनते हो और आपके मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी नहीं सलाइवा होता है। अब ये जो फूड है ये जाएगा ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बट ईसोफेगस में होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो ईसोफेगस की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती है, जिसकी हेल्प से फूड जो है वो स्टमक में आता है। इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब फूड स्टमक में आ गया। स्टमक में 3 चीज़ें मिलती हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ताकि जो भी जर्म्स और जो भी पैथोजेंस फूड के साथ एंटर कर रहे हैं वो उसको ख़त्म कर सकें। HCl का एक और काम होता है कि वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में पेप्सिन हेल्प करता है, और वो होता है स्टमक में। जो म्यूकस है वो जो स्टमक की वॉल्स हैं, जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि वो एसिड है और हमारा पेट जल सकता है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। अब फूड स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू पाइलोरस स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर क्या होता है? जैसे दरवाज़ा होता है ना, वैसे ही स्फिंक्टर होता है, ताकि जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है वो वापस स्टमक में ना जाए। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द फूड। कौन? स्फिंक्टर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आता है बाइल जूस, देन कम्स पेंक्रियाटिक जूस, और फिर आता है इंटेस्टिनल जूस। लिवर बनाते हैं बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करके रखते हैं, इनको विस्कस बनाते हैं, थोड़ा गाढ़ा बनाते हैं। अब जो बाइल जूस है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो फैट्स के लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। और ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है ये इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। अब क्या होता है कि जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं उसमें 3 डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको और स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, और जो अमाइलेज है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जो फैट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड या ग्लिसराइड्स में, जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में।
फूड जो है वो लिवर और पेनक्रियाज में नहीं जाता है, बल्कि जो लिवर और पेनक्रियाज जूस बना रहे हैं वो इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन होता है थ्रू विलाई। विलाई प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनमें बहुत सारी ब्लड सप्लाईज होती हैं। तो जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो जाके कहाँ अब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है थ्रू विलाई। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कभी सोचा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज क्यों रखा गया है? आप सोचते होगे कि स्मॉल छोटा होता है, ऐसा नहीं है। स्मॉल जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बल्कि जो डायामीटर होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कम होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, इसलिए इनका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, अब उनसे अब्जॉर्ब होगा वाटर और कुछ सॉल्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन का बस यही फंक्शन होता है कि वाटर और सॉल्ट्स का अब्जॉर्प्शन ये करते हैं। अब जो वेस्ट पार्ट है, अब जो किसी काम का नहीं है, वो पहुंच जाता है रेक्टम में और रेक्टम में स्टोर्ड होता है अंटिल इट रिमूव्स आउट, एक्सपेल्स आउट फ्रॉम द बॉडी, और इसे हम बोलते हैं फीसेस। फीसेस को एक्सपेल कर देते हैं थ्रू एनस, और एनस में प्रेजेंट होते हैं एनल स्फिंक्टर जो ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होता है कंप्लीट। आई होप आपको सब क्लियर होगा। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ओके, अब रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कर चुकी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। ओके, तो जो ब्रीदिंग है वो कैसे होती है। हम जो है एयर अपने नॉस्ट्रिल से अंदर लेते हैं। अब नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट होते हैं फाइन हेयर एंड म्यूकस। फाइन हेयर क्या काम करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के साथ अंदर आ रहे हैं वो उनकी एंट्री प्रिवेंट करते हैं, वो उनको ट्रैप कर लेते हैं। वहीं जो म्यूकस होते हैं वो स्लाइमी जिलेटिनियस होते हैं, थोड़ा सा स्टिकी स्ट्रक्चर होता है उनका, तो वो क्या करते हैं, वो भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, वो एयर का फ्लो जो है वो स्मूथली हो सके उसमें हेल्प करते हैं। अब एयर नॉस्ट्रिल से जाती है नेजल कैविटी फेरिंग्स तक। फेरिंग्स जो है वो फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है। अब एयर फेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स में और जो फूड है वो फेरिंग्स से चला जाएगा ईसोफेगस में। अब जैसे ही एयर लैरिंग्स में आती है तो लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम होता है कि वो लैरिंग्स को क्लोज करके रखता है ताकि जब फेरिंग्स से फूड पास हो रहा है तो फूड गलती से भी लैरिंग्स में ना आ जाए। लैरिंग्स कनेक्ट करती है फेरिंग्स को और विंड पाइप को, जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। अब एयर लैरिंग्स से आ गई है ट्रैकिया में। ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं सी शेप स्ट्रक्चर जिसे हम रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। इनका काम होता है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं जब उनमें एयर प्रेजेंट नहीं होती, कि जो अंदर की वॉल्स हैं वो आपस में चिपक ना जाए, उससे ये रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट करते हैं। अब ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, जो कि हमें लंग्स में मिलती हैं। राइट ब्रोंकाई इन राइट लंग्स, लेफ्ट ब्रोंकाई इन लेफ्ट लंग्स। अब ये जो ब्रोंका है ये फर्दर स्मॉलर माइन्यूट ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एल्वुलर सैक या एल्वुलाई। अब ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, एल्वुलाई है, यहीं पे होता है गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे एक्सचेंज होते हैं। इनके पास होती है बहुत सारी ब्लड सप्लाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे पार्ट से ब्लड लेकर आ रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एल्वुलाई में, और जो एयर के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू आ जाता है ब्लड वेसल्स में। आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड करते हैं और फिर ये पहुंच जाते हैं हार्ट में। हार्ट इन ब्लड को अलग अलग पार्ट्स तक पंप करता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एल्वुलाई में एक्सचेंज होता है और ये होता है डिफ्यूजन से। अब ब्रीदिंग के टाइम कैसे लंग्स एक्सपैंड करते हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो लंग्स हैं वो हमारे रेस्ट करते हैं डायफ्राम पे। डायफ्राम जो है वो डोम शेप का होता है, कर्व होता है, वो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है।
ड्यूरिंग इनहेलेशन जो डायफ्राम है, जो कर्व शेप का है, वो फ्लैट हो जाता है और वहीं जो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इससे क्या होता है कि लंग्स ईजिली एक्सपैंड हो जाता है और ऐसे लंग्स में एयर भर जाती है। वहीं एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डायफ्राम है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं और जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे एक्सहेलेशन होता है, जो एयर लंग्स के अंदर है वो बाहर चली जाती है। ये बात हुई हमारी ब्रीदिंग मैकेनिज्म की। क्या होता है जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो तब भी लंग्स में थोड़ी बहुत एयर रह जाती है, वो पूरी एयर लंग्स कभी भी खाली नहीं करता है और उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, गैसियस एक्सचेंज, हमने सबकी बात कर चुकी है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? Transportation is a life process which helps in movement of substances like oxygen, carbon dioxide, nutrients, salts and waste material throughout the body. Substances का movement हमारी बॉडी में होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो ब्लड है हमारे हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, हम कहीं पे भी प्रिक करें हमें तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड आने लगता है। तो इसके लिए कोई सिस्टम तो चाहिए जो इसको पूरी तरह से हमारी बॉडी में पंप करे। तो वो कौन करता है? वो करता है हमारा हार्ट। हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है और हमारे फिस्ट के साइज का होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी के साइज का होता है और इसके पास होते हैं 4 चैम्बर्स। अब ये 4 चैम्बर्स क्या होते हैं? अपर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि हार्ट का जो राइट साइड है वो अलग अलग बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कलेक्ट करता है और फिर ये ब्लड जो है कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजन आ जाते हैं ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है लंग्स में। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है थ्रू पल्मोनरी वेन आता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और एओर्टा से फिर आर्टरीज बनती है और आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए हार्ट के पास 4 चैम्बर्स हैं ताकि ये ब्लड को मिक्स होने से रोक सके। हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं एट्रियम, वही ब्लड को रिसीव करते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स। जो राइट साइड में उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व्स। ये वॉल्व्स प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को, जो वेंट्रिकल्स में आ गया वो वापस एट्रियम में ना आए। और सेमिल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। ये इनका भी यही काम होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स होता है कंप्लीट। इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। हमने बात करी कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, डबल सर्कुलेशन किसे बोलते हैं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और इसी के टाइम पे जनरेट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलते हैं। अब ये जो वेस्ट है ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, हमारी बॉडी को इससे बाहर निकालना है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। What is excretion? Excretion is a process where metabolic waste are removed from the body. अब ये excretion होता है through excretory system. Excretory system में कौन कौन से parts होते हैं? तो सबसे पहले होता है kidney, फिर आता है the pair of ureters, then comes urinary bladder और फिर सबसे लास्ट में आता है urethra। जो किडनी है उनके पास होते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। एक्चुअल में यही ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में ये जो नेफ्रॉन्स है वही
हेल्प करते हैं। इसलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है किडनी का। यहीं पे यूरिन फॉर्म होती है। यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट होती है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सिक्रीशन। अब ये होता कैसे है, तो चलिए देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, मतलब कि बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, और उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के आजू बाजू होता है बोमन्स कैप्सूल, जो कि कप शेप का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लड मेटाबॉलिक वेस्ट लेके आता है कैपिलरीज तक, और ये ब्लड कैपिलरीज तक कैसे पहुंचता है, रीनल आर्टरी के थ्रू। जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है तो जो वेस्ट है वो कहाँ आ जाता है, बोमन्स कैप्सूल में आ जाता है। वेस्ट कौन सा, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो ये वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड। अब ये फिल्ट्रेट आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, जहां पे होता है यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो वापस कहाँ आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्यूब में ही कलेक्ट होता रहता है, ट्यूब में ही रहता है। अब लास्ट स्टेप होती है सिक्रीशन की। क्या होता है इनमें, ट्यूब्यूल्स के आसपास होती है ब्लड कैपिलरीज, जिसमें वेस्ट आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन। अब ये पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सेस में है तो ये आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स में, और इसी प्रोसेस को हम सिक्रीशन बोलते हैं। अब ये जो वेस्ट ऑलरेडी जो ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है उसके साथ ये आयंस मिक्स हो जाते हैं और यूरिन फॉर्म करते हैं, और ये जो यूरिन है वो जाके कलेक्ट होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आ जाती है यूरेटर में। यूरेटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब होती है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। तो यूरिन यूरेटर से अब कहाँ आ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोर करके रखने का अंटिल इट क्रिएट्स अ प्रेशर। जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है तो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से आ जाती है यूरेथ्रा में, और थ्रू एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हम यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, और ये पूरी प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन की, जो होती है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो यहाँ पे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करी कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट से सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, CUET, JEE के भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।